हेलो डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। तो बेटा कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। ये तो पूछने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि इस समय तो बिल्कुल आपके क्रिकेट मैच का स्लॉग ओवर चल रहा है, जिसमें आपको धुआंधार पारी खेलनी है। क्योंकि ये जनवरी खत्म हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में आपकी युद्ध की तैयारियां, रणभूमि में जाने की कर लो तैयारी। मई में आपको अपना सपना साकार करना है। इसी श्रृंखला को लेकर के बेटा शुरू किया गया है गुरुकुल रिवीजन टेस्ट सीरीज, SGRT, संजीवनी गुरुकुल रिवीजन टेस्ट सीरीज, जिसमें आपके टोटल 18 यूनिट वाइज टेस्ट हैं और 25 मॉडल टेस्ट पेपर हैं। मोर और लेस मैक्सिमम कोर्स आपका फिनिश हो चुका है। तो इस समय बेटा आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जो टॉपिक अच्छे से ग्रिप में नहीं आए हैं उन टॉपिक पे फोकस करने की जरूरत है। और जो टेस्ट सीरीज चल रहा है इसका वीडियो सोल्यूशन आपको मिलता रहेगा। जेई के जो इस समय पेपर चल रहे हैं उनके भी वीडियो सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। जेई के बहुत से ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो डायरेक्टली नीट में पूछे जाते हैं उनके भी क्वेश्चंस आपको बेटा मिलते रहेंगे। तो ये देखिए, ये जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है, क्योंकि यहां पर यूनिट वाइज भी है और मॉडल टेस्ट पेपर है। जब आप 25 मॉडल टेस्ट पेपर दे करके मई में होने वाले एग्जाम में जब आप बैठोगे तो वो जो 26वां मॉडल पेपर होगा ना, वो आपको फील नहीं होने देगा कि आप नीट का पेपर दे रहे हो। आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे आप गुरुकुल का वही टेस्ट पेपर दे रहे हैं। तो बेटा कोई भी टेस्ट आपका छूटना नहीं चाहिए, हर टेस्ट को देना है। और आपके सामने तो रोज एक टास्क होगा, मुझे ये टॉपिक का टेस्ट देना है। लग जाओ, दिन रात एक कर दो। ये मौसम थोड़ा सा पढ़ाई के लिए फेवरेबल नहीं होता है बेटा, इसमें नींदें बहुत आती हैं, लेकिन सोना नहीं है। जो सोएगा वो रोएगा, जो जागेगा वो गाएगा मेडिकल कॉलेज में जाकर। तो सोच लो, फैसला आपके हाथ में है, क्या करना है। सोना है, रोना है, या जागना है, या गाजना है, क्या करना है वो आपको डिसाइड करना है। मेरे प्यारे बच्चों, आप तपाओगे अपने आप को इस ठंड में अपने आप को चिकुड़ाओगे, तो एक दिन मेडिकल कॉलेज पहुंच करके ऐसे जिंदगी जियोगे। तो बेटा अभी इस ठंड को ऐसा फील ही ना होने दो। नींद आएगी, सोना नहीं है। क्योंकि जो हम कहते हैं ना, रसगुल्ला मीठा होता है, सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। नीम कड़वा होता है, लेकिन वो हमारे लिए हेल्थ वाइज बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे ही इस समय सोने में बहुत अच्छा लगे, लेकिन सोना नहीं है, क्योंकि मेरे लिए रसगुल्ले के समान है। हमको तो अपने आप को तपाना है, इस ठंड में भी हिम्मत लगा करके पढ़ना है। बेटा हो जाओ, एनर्जी लगाओ, जोर जुनून के साथ हो जाओ और अपने सपने को साकार करो। बाकी हम लोग आपके साथ हैं, हमेशा नए नए क्वेश्चंस लेकर के आते रहेंगे, वीडियो सॉल्यूशंस डालते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, जो भी डाउट्स है पूछते रहिए। बेटा पीछे नहीं हटना है, लगे रहना है, हिम्मत नहीं हारना है, गिव अप नहीं करना है। समय बहुत से बच्चे बेटा निराश होने लगते हैं, उनको लगता है मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अरे नहीं, ऐसा सोचना भी नहीं है बेटा। क्यों नहीं होगा यार, अभी भी तुम्हारे पास बहुत टाइम है। अगर तुमने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी, जोश जुनून लगा दिया, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा सिलेक्शन रोक नहीं सकती है। मैं कहता हूं बेटा लग जाओ, हिम्मत मत हारो यार, गिव अप मत करो। इस बार गिव अप किया ना तो जिंदगी भर गिव अप करते रहोगे, कभी अपने आप को जमीन से उठा नहीं पाओगे। समझ रहे हैं ना बेटा मेरी बात।
तो ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आते हैं डिस्कशन पे, और ये रहा आपका टॉपिक, सम बेसिक कॉन्सेप्ट पीरियोडिक टेबल और हाइड्रोकार्बन। आज बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं बेटा मोल कॉन्सेप्ट और पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन है। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप लोग बहुत ज्यादा टाइम लगा लेते हैं, लेकिन इसमें टाइम नहीं, दिमाग लगाना है। मैं इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करता हूं, चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बच्चा सॉल्व कैसे शुरू करता है, क्या लिखता है? कंपाउंड ए कंटेन 8.7% हाइड्रोजन, मैंने लिखा यहां हाइड्रोजन 8.7%, मैंने लिखा कार्बन 74%, मैंने लिखा नाइट्रोजन 17.3%। आप परसेंटेज लिखते हो, परसेंटेज का मतलब हुआ बेटा 100 ग्राम में 8.7 ग्राम में है, 74 ग्राम में है, 17.3 ग्राम में है। सबसे पहले काम आप निकालते हो मोल रेशियो, यानी गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट, यानी 8.7 by 1, 74 by 12, 17.3 by 14। सबसे पहले बेटा आपने निकाला मोल रेशियो, उसके बाद आपको कैलकुलेट करना होता है सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो का मतलब होता है जो वैल्यू सबसे मिनिमम हो उससे सबको क्या करो, डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद फिर बनाओ होल नंबर। होल नंबर के बाद जो फॉर्मूला बनेगा उसको अपन नाम देंगे इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला के बाद आप निकालिए इंपेरिकल वेट। इंपेरिकल वेट के बाद आप निकालिए एन की वैल्यू, जो हो गया मॉलिक्यूलर वेट बाय इंपेरिकल वेट। इतना करने के बाद आया एन की वैल्यू, फिर आप कहोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन इनटू इंपेरिकल फॉर्मूला। अब बेटा ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एन की वैल्यू निकाल लिया, इंपेरिकल फॉर्मूला पुट करो, आपको आंसर आ जाएगा। ना मुन्ना ना, ये तो प्रोसेस है, करोगे 5 मिनट जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने का मैंने आपको एक तरीका बताया था। कभी कभी आंसर से भी क्वेश्चन निकाला जाता है। तुम किसी एक के परसेंटेज को पकड़ लो, ठीक है? सपोज मुझे नाइट्रोजन के परसेंटेज में, आप देखिए नाइट्रोजन या हाइड्रोजन, किसी एक को पकड़ो। ये तो बेटा हो गया आपके सॉल्व करने का तरीका। मैंने कहा हाइड्रोजन का परसेंटेज यहां निकालो, ठीक? तो बेटा जब यहां पे हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना होगा तो क्या कहोगे, वेट ऑफ हाइड्रोजन और उसके बाद टोटल वेट इंटू 100। बोलो हाइड्रोजन का परसेंटेज निकाला। अगर हाइड्रोजन का परसेंटेज इतना आ गया, इसका मतलब ये फॉर्मूला सही है। नहीं आया तो आगे बढ़ो, यहां पर आए तुमने लिखा वेट ऑफ हाइड्रोजन बाय टोटल इंटू 100। अगर इतना आया तो ये फॉर्मूला सही है, नहीं तो आगे बढ़ो। फिर इसका निकालो वेट ऑफ हाइड्रोजन बाय टोटल। अगर ये इतना परसेंटेज 8.7 आ रहा है तो ये सही है, नहीं तो ये भी क्या है, गलत। फिर इसको निकालो वेट ऑफ हाइड्रोजन बाय टोटल वेट, ठीक है ना? वेट ऑफ हाइड्रोजन बाय टोटल वेट, यानी कि अगर मुझे निकालना है यहाँ पे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन फोर्थ में, तो हम कहेंगे 1 into 14 अपॉन 10 into 12 plus 1 into 14 plus 14 into 2। You are getting the percentage of hydrogen, और यहां से परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आया, कितना आया, 8.7% हाइड्रोजन। इट मींस कि दिस फार्मूला इज करेक्ट। इस तरीके से लगाओगे बेटा, फटाक से आंसर पाओगे। अदरवाइज बेटा अगर तुमने वेट लिया, एटॉमिक वेट से डिवाइड किया, सिंपल रेशियो निकाला, होल नंबर निकाला, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। अपने को क्या करना है, अपने को टाइम सेव करना है, टाइम कंज्यूम करना है। कैसे करना, आपका क्वेश्चन सही होने से मतलब है, किस मेथड से तुमने निकाला इससे कोई मतलब नहीं है, हमारा क्वेश्चन सही होने से मतलब है। चलिए बेटा इसका आंसर आ जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए 5 ग्राम ऑफ जिंक, कोई बात नहीं, आपने जिंक को जो है NaOH से रिएक्ट कराया, Na2ZnO2 प्लस H2, यहां पर 2Zn प्लस 2HCl चेंज इनटू ZnCl2 प्लस H2। आप देखिए बेटा इसके एक मोल से इसका एक मोल बना, इसके एक मोल से इसका एक मोल बना, रिएक्शन बैलेंस है। हमसे कह रहा है इसका 5 ग्राम निकालना, मोल तो 63.5। तो बेटा ये इसका मोल हो गया, इससे भी कितना बनेगा, इतना ही बनेगा, इससे भी कितना बनेगा, इतना ही बनेगा, और दोनों का रेशियो लोगे तो रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1, यानी आंसर सी इज करेक्ट।
सी आंसर यहां पर क्या है, सही है। चलिए, द एक्सेस ऑफ वॉल्यूम, चलो पहले मैंने एक कंटेनर यहां पर ले रखा है जिसके अंदर 1 MnAOH है, ठीक, इसका वॉल्यूम हमें पता करना है। दूसरे कंटेनर में हमारे पास 50 ml ऑफ 1MH3PO3 है, ठीक है। अब देखिए, दिस इज M1V1 इज इक्वल टू M2V2। हमने बेटा ये फॉर्मूला लगाने से हमेशा परहेज किया है। मैंने बोला मोलरिटी धोखेबाज है, धोखा देगा, जब भी मौका पाएगा आपको धोखा दे देगा, इसीलिए इसको कभी मत यूज करो। इसको N1V1 इज इक्वल टू यूज करो N2V2। और नॉर्मेलिटी को मोलरिटी में बदलना, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू डेल्टा। अब यहां पे बात आती है कि H3PO3 में डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी, HOPOH, कितने हाइड्रोजन आयन है, 2, तो यहां पे डेल्टा की वैल्यू हो गई 2। लेकिन यहां पर देखोगे बेटा H3PO2 के अंदर तो डेल्टा की वैल्यू 1 आएगी, HOPOH। तो यहाँ पे H3PO2 में डेल्टा की वैल्यू क्या है, 1। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं, तो नॉर्मेलिटी यहाँ पर मोलरिटी नॉर्मेलिटी सेम होगी, तो ये मैंने रखा 1, ये रखा V1। नॉर्मेलिटी वॉल्यूम यहाँ पे 50 है, नॉर्मेलिटी 1 into 2, तो ये आ गया 100 ml, यानी पहला तो 100 ml हो गया। दूसरे के केस में लगाओ N1V1 is equal to N2V2, this is 1 into V1, नॉर्मेलिटी इज 2 into 1 ही होगा into 100, that is equal to 200, तो यहां पर आ गया 200, यानी 100 और 200। तो पहले देखिए बेटा NaOH को इससे कराया, H3PO4 को, फिर NaOH को हमने H3PO2 से कराया, इन दोनों का अलग अलग वॉल्यूम लिखा, ठीक है। यानी पहले NaOH का इससे, फिर NaOH का इससे, दोनों से अलग अलग रिएक्शन करा के मैं इसका सेपरेट वॉल्यूम क्या करूंगा, फाइंड कर लूंगा। अगला देखिए बेटा, कह रहा है रीअरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर। पहले तो आपको इसका वेट निकालना। अगर हमें मॉलिक्यूल्स दिया है तो मॉलिक्यूल से सबसे पहले हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स, 1/32, दिस इज द मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर करेंगे तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेकिन हमें एवोगैड्रो नंबर लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, हम सीधे एक मॉलिक्यूल का निकालते हैं वेट, तो मोल हो जाएगा 1/32, ठीक है। ये मोल आ गया, और मोल निकालने के बाद हमसे पूछा जा रहा है क्या, वेट। तो मोल सॉरी एक मिनट बेटा, ये मॉलिक्यूल्स है ना, तो 1/n0, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट 32, यानी 32/6.023 इंटू 10⁻23, ये आपने वेट यहां पे निकाल लिया। ऐसे ही 1 एटम का निकालिए, 1 एटम का क्या हो जाएगा, 1/n0, दिस इज द नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ये आपको मिल गया क्या, मोल, और जब वेट बताना होगा तो मोल इनटू एटॉमिक वेट, दिस इज 14/n0, दिस इज 14/n0, दिस इज 32/n0। ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब होता है मोल, तो 10⁻10 इंटू वेट ऑफ 32, यानी 3.2 इंटू 10⁻9 ग्राम, इसका आ गया। यहाँ पे ग्राम एटॉमिक का मतलब ये होता है मोल, तो 10⁻10 इंटू 63.5, यानी 6.35 इंटू 10⁻9। यहाँ पर देखिए बेटा, मैंने सबके वेट निकाल दिए हैं, और वेट निकालने के बाद अगर आप इनको आपस में कंपेयर करना चाहते हो तो बेटा आप इसको कंपैरिजन में करके आप इसको देख सकते हैं कि इनके आंसर्स कितने आ रहे हैं, ठीक है बेटा। तो देखिए, सबसे पहले जब आप इसका वेट निकालोगे ना, इसका आएगा 5.3 इंटू 10⁻23, और जब आप इसका निकालेंगे तो ये आएगा 2.3 इंटू 10⁻23, और बाकी सबका मैंने यहाँ निकाल दिया। इस तरह से आप देखोगे तो सेकंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, आंसर 1 इज करेक्ट। सारे वेट्स निकले हुए आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 83, 1 मोल ऑफ NaCl कंटेन
बेटा वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस हैविंग इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, सही है। 58.5 ग्राम NaCl का मतलब होता है 1 मोल, ठीक है। और 1 मोल में जो होते हैं ये बात इसने कही है, वही सेम बात यहां भी कहा गया है, दोनों बात में कोई अंतर नहीं है। यहां पे हमने 1 मोल कर दिया है, 58.5 को कह दिया। 58.5 कहने का कोई मतलब थोड़ी, 58.5 मींस 1 मोल एंड दिस इज आल्सो 1 मोल, तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है, यानी दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आंसर क्या होगा? बी। 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन, पहले देखिए 2 ग्राम ऑक्सीजन, आपको 2 ग्राम ऑक्सीजन दिया है, यानी 2/16 into N0, दिस इज N0 by 8, ठीक है। नंबर ऑफ एटम, दिस इज 4/16, 32 into N0, दिस इज N0 by 8। तो आप देख रहे हैं इसका भी N0 by 8 है, इसका भी N0 by 8 है, यानी दोनों के नंबर ऑफ एटम जो है वो क्या है? सेम। नंबर ऑफ एटम क्या है? सेम। 4 ग्राम ऑफ सल्फर, सल्फर कुछ नहीं बोले, सल्फर है, एटम की बात कर रहा है, आप एटम के रिस्पेक्ट में ले लीजिए। 4 ग्राम सल्फर के एटम, तो 4/32 इंटू 4/32 इंटू ये हो जाएगा N0, तो ये भी कितना आ जाएगा आप देखेंगे, तो बेटा ये भी आ जाएगा N0 by 8, N0 by 8, दोनों के N0 by 8 आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आंसर 1 इज करेक्ट, ठीक है ना। यहाँ पे सल्फर को अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्म में लेना चाहते हैं तो यहाँ H2 लेकर सॉल्व करिएगा। The number of atom in 0.1 mole of triatomic, पहले तो आप यहां पर ट्राई एटॉमिक का मतलब हुआ इसके पास कितने एटम हैं? 3 एटम। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल निकालिए, तो मॉलिक्यूल बराबर होता है मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। मोल कितने हैं? 0.1 इंटू N0। अब आपको निकालना है एटम, तो एटम बराबर हो जाएगा मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू एक मॉलिक्यूल में एटम की संख्या, ये होगा 0.1 इंटू N0 इंटू 3। यहां से सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा 85 का आंसर आ जाएगा बी। चलिए आते हैं 86। देखिए बेटा ये क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा बेटा आपका कैलकुलेशन है, इसमें थोड़ा सा बेटा आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन देखिए इसको मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने जा रहा हूं, जैसे बता रहा हूं ध्यान से देखिए। रेशियो ऑफ मास परसेंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 6:1। मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, मैं निकालूंगा मोल ऑफ कार्बन और मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, जो हमारा x और y है, ये x है और ये क्या है? y। ये हमको दिया हुआ 6:1, मतलब अगर इसका वेट 6x हो तो डिवाइडेड बाय कितना हुआ? 12, और इसका वेट अगर x हो तो डिवाइडेड बाय क्या हुआ? 1। 6:1 को मैंने मान लिया कि इसका कितना है? 6x और इसका कितना है? x, ये हुआ वेट और ये डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। और यहां से जब मैं सॉल्व करूंगा तो y इज इक्वल टू हमको मिल गया 2x। एक रिलेशन हमने यहां पे निकाल के बैठ गया। अब जरा हम आते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, हमने x और y का रिलेशन तो निकाल दिया, मैं ऑक्सीजन के ऊपर आता हूं। ऑक्सीजन के ऊपर आने से पहले थोड़ा सा मैं एक इक्वेशन लिखना चाहूंगा, CxHy x plus y by 4 O2 change into x CO2 plus y by 2 H2O। अब आप यहां पे देखिए तो यहां पर हमको कितने ऑक्सीजन एटम रिक्वायर्ड हैं, यानी नंबर ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड एटम कितने हैं? ये x प्लस वाई बाई 4, ठीक है, और इंटू 2 कर दीजिए तो ये नंबर ऑफ एटम मिल जाएंगे, यानी 2x प्लस 2y बाई 4, यानी 2x y बाई 4। 2x y बाई 4 दैट इज इक्वल टू, हमको यहां पे क्या कह रहा है? z, ठीक है ना। फिर अगर आप ध्यान से देखिए तो क्वेश्चन में एक लाइन कह रहा है, if one molecule of the above compound CxSiO2 contain half as much oxygen as required to burn oxygen, यानी कि ये जो Z है this is half of the
2xy/4, यानी z x y और y बराबर आपने क्या रखा हुआ है 2x। यहां से z की वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो z की वैल्यू जो है बेटा सॉल्व करने के बाद आ जाएगी 3x/2। अब यहां पर आप देखो ये cx है, hy है, oz है, ये तो x हुआ, ये 2x हुआ और ये 3x/2 हुआ और रेशियो लोगे तो 2:4:3। अब बताइए 2:4:3 कहां आ रहा है? 2:4:3 सिर्फ यहां आ रहा है बेटा, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बेटा, थोड़ा सा लेंदी था, बाकी कुछ नहीं था, क्वेश्चन आसान है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में कह सकते हैं इसको बेटा। तो देखिए ये आपने निकाल लिया। सबसे पहले बेटा हमने x और y का रिलेशन निकाला, फिर इसके 1 मोल के कंबशन के लिए कितने ऑक्सीजन चाहिए उसको निकाला, फिर क्वेश्चन में बोला इसका हाफ चाहिए, मैंने यहाँ पे हाफ कर दिया, फिर z और x का रिलेशन निकाल दिया, फिर तीनों के मोल का रेशियो ले लिया। चलिए अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन एकदम फटाफट वाला है, आपको फॉर्मूला में रटवाया हुआ हूं, मोलरिटी इज इक्वल टू वेट परसेंट इनटू 10 इनटू डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। खटाखट मुंजवानी हो जाएगा, 63 इनटू 10 इनटू 1.4/63, आंसर आ जाएगा 14। खटा, सोचना ही नहीं है कुछ। चलिए 88 में आपको क्या क्या दे रहा है? पहले हमें दिया है 300 ml ऑफ 0.3 m NaCl। हम यहां नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, तो 300 इनटू 0.3, ये मिल गए आपके मिली मोल्स। दिस इज मिली मोल्स, यहां मिली मोल्स मिल गए। अब देखिए मोल्स में निकालना है, अगर मोल्स निकालना चाहते हो तो डिवाइडेड बाय यहां क्या कर देना 1000 कर देना। ऐसे ही जब आप BaCl2 से आप इसके मोल निकालना चाहोगे, मोल ऑफ BaCl2, तो यहां पर आपको करना पड़ेगा 200 इंटू 0.4/1000, ठीक, यहां पे मोल निकालेंगे। अब यहां से बताइए कि 1 मोल NaCl में इतने ही Cl आयन होंगे, क्लोराइड आयन, किससे? NaCl से, जो मिलेंगे कितने होंगे 300 इंटू 0.3/1000, ठीक। फिर उसके बाद BaCl2 में देखिए, तो BaCl2 में एक में कितने क्लोराइड आयन है? 2, यानी 2 इंटू 200 इंटू 0.4/1000। ये बताइए ये मोल और ये मोल, दोनों मोल को जोड़िए और डिवाइडेड बाय कितना कर दीजिए 300, 500, और यहां से सॉल्व कर लीजिएगा बेटा और आपको मिल जाएगा क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन। और यहां से सॉल्व करेंगे बेटा तो क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन आ जाएगा 0.5। मेरा कहने का मतलब यह है, यहां से मोल निकाल लीजिए, यहां से मोल निकाल लीजिए, दोनों के मोल को जोड़ दीजिए और वॉल्यूम से टोटल डिवाइड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा नेट क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन द मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस। देखिए बेटा ये रिएक्शन बैलेंस है, तो इसके लिए जब आप लिखोगे मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री इसकी 2, और किसकी बात कर रहा है? वाटर की, तो मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री, यहां से लिखोगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C57H110O6 अपॉन 2, और यहां से हो जाएगा वेट ऑफ H2O बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O डिवाइडेड बाय 110। अब जो जो डाटा आपको दिया हुआ है रख दीजिए। मॉलिक्यूलर वेट पता है, ये वेट पता है, 2 पता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट पता है, वेट ऑफ H2 यहां से क्या करिएगा निकाल लीजिएगा और आंसर आपको मिल जाएगा 495। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। फॉर ए पर ग्राम ऑफ रिएक्टेंट द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ N2। कुछ ना करिए, पहले इनका टोटल वेट निकालिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए मैं एक ही बता दे रहा हूं, जैसे इसका टोटल वेट निकाला हमने, इसका जैसे हो जाएगा 2 इंटू 17 ग्राम, और इससे कितना बन रहा है 28, तो बताइए 1 ग्राम से कितना बनेगा 28/34। ऐसे ही आप इसका वेट से इसके वेट को रिलेट करिए, इसके वेट से इसके वेट को, सॉरी इसके वेट को रिलेट करिए, इसके वेट से इसके वेट को रिलेट करिए, आपको आंसर मिल जाएगा बेटा 4th वाला, ठीक है ना, कि इसके मैक्सिमम एंड हो रहे हैं। फिर है द कैरेक्टर, आ जाता है लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एलिमेंट X, Y एंड Z। पहली बात तो 33 क्या है? 33 बेटा आपका आर्सेनिक है, 33 क्या है? आर्सेनिक है। उसके बाद जो है 53 आपका आयोडीन है। देखिए 33 आर्सेनिक,
this is iodine, and this is bismuth. This is metal wire, this is non-metal, and this is metal. इस हिसाब से 91 का आंसर 1 is correct. चलिए, द टोटल नंबर ऑफ एसिटिक ऑक्साइड, जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं बेटा, जैसे B2O3 है, N2O5 है, SO3 है, PO4, ये सब जो है आपके एसिटिक ऑक्साइड है, नॉन मेटल के ऑक्साइड है। बाकी ये जो बचे हुए हैं बेटा, ये सब न्यूट्रल ऑक्साइड है, NO, N2O and CO, यानी आंसर B इज करेक्ट। 93 एलिमेंट E बिलोंग टू द पीरियड फोर्थ। अगर मान लीजिए फोर्थ पीरियड का है तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा फोर्थ पीरियड का है 4s2 4p4 द वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ व्हिच इज जस्ट अबव। इसके ऊपर वाला क्या होगा तो 3s2 ठीक है ना, 3s2 93 का A। जल्दीबाजी में आप लोग नीचे लाइन ध्यान से नहीं पढ़े, जस्ट अबव तो गलत हो जाएगा। Outermost electronic configuration of 13E 4s2 the electronic configuration of element P block period fifth place diagonally to this। पहले बात तो ये आप देखिए ना, 4s2 ये 13 ग्रुप का है। कौन से ग्रुप का है? 13। अब 13 के बाद है 14। अब इसका डायगोनल वाला कौन होगा? 14 होगा, ठीक है ना। इसका डायगोनल कौन जाएगा? 14 जाएगा। कह रहा है फिफ्थ पीरियड का हो, 14 का हो तो 5s2 5p2 यही जाएगा बेटा, क्योंकि फिफ्थ पीरियड यही है ना, फिफ्थ पीरियड है 14 है तो यही जाएगा आपका डी। अब देखिए डायगोनल मतलब इसका डायगोनल कौन होगा? 14 वाला होगा। फिफ्थ पीरियड मतलब ये क्या होना चाहिए? 5। चलिए आगे आ जाइए। तो आयनिक रेडियाई आपको पता है जिसके ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होती है उसकी साइज उतनी छोटी होती है, तो आंसर बी, ठीक, 95 का बी। अब देखिए सेकेंड पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी, इसमें मैंने आपको एक मंत्र बताया था 11 22 435 SP एक्सेप्शन आपको बस देखना है इसमें आपको एक्सेप्शन देखना है। जैसे बेरिलियम का किससे ज्यादा होता है? बोरॉन से। और नाइट्रोजन का किससे ज्यादा होता है? ऑक्सीजन से। बस यही चेक करिए, पूर्ण पकड़ा जाएगा, ठीक है। 96 के बाद है बेटा 97 द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। पहले देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का आपको मैंने रखने का तरीका बताया था, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसको 1 से स्टार्ट करिए, 1.52 2.5 3 3.5 और ये हो गया 4। और इसके बाद अगर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इसको स्टार्ट करिए 0.9 से 1.2 1.5 1.8 2.1 2.5 और क्या हुआ 3। तो यहां से देखिए तो सबसे ज्यादा किसका हो रहा है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद फिर कौन आ रहा है? कार्बन। फिर आपको देखिए फास्फोरस का 2.1 है और सिलिकॉन का 1.8 है, तो सीधे सीधे यहां से कर सकते हैं बेटा नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस और सिलिकॉन, ठीक है, यूं, ठीक। आंसर सी इज करेक्ट। 97 का हो गया बेटा सी। अगला क्वेश्चन है हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सबको पता है क्लोरीन होगा। द साइज ऑफ आयनिक स्पीशीज, फिर वही काम है बेटा, जिसके ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उसकी साइज उतनी छोटी। 99 का बी हो गया। फिर हीलियम हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, सही है। हीलियम हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये गलत है, क्योंकि बेटा जिसका कॉन्फ़िगरेशन जितना ज्यादा स्टेबल होता है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, यानी एसर्जन सही है, रीजन गलत है, यानी सी आंसर जाएगा बेटा, एसर्शन टू वर्टिकल इज फॉल्स। क्योंकि बेटा देखिए जिस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, और जिस एटम की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी उतनी कम होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी मींस एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, और किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है, वो होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जितना ज्यादा आप भोजन करके आओगे आपके खाने की इच्छा उतनी क्या होगी? कम होगी। तो ये था बेटा आज के पेपर का डिस्कशन। ऐसे ही जो टेस्ट होते रहेंगे, हम लोग रेगुलर सारे सब्जेक्ट का डिस्कशन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलते रहेगा बेटा, जरूर देखिए, अपनी गलतियों को पहचानिए, और जहां भी आपके कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं अभी क्लियर नहीं हुए हैं, उनके कंसल्ट फैकल्टी से मिलिए और अपने डाउट्स क्लियर करिए। तो बेटा आज हम लोग विदा लेते हैं, फिर अगले टेस्ट में मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच बेटा, ऑल द बेस्ट। जस्ट